नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। अपने बात कर रहे थे विश्व इतिहास की, और विश्व इतिहास में अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता पर इससे पहले अपने 2 टॉपिक कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। आज अपने बात करने वाले हैं चीन की सभ्यता के पार्ट थर्ड की। तो आइए बात करते हैं चीन की सभ्यता के पार्ट 3 की। और पार्ट 3 में जो पहला प्रश्न है वो है चीन की साहित्यिक रचनाओं में सडाडू या 6 आरस ग्रंथ कौन से हैं। क्या नाम आया? सडाडू, जिसमें 6 आरस ग्रंथ हैं। तो एक का नाम है सी, जिसमें काव्य रचनाएं शामिल है, यानी काव्य रचनाओं के ग्रंथ को क्या कहा गया है? सी। और इतिहास को क्या कहा गया है? सु। सीधा पूछ लेगा इतिहास को चीनी साहित्य में क्या कहा गया है? सु कहा गया है। ली ग्रंथ कौन सा है? संस्कार और शिष्टाचार से संबंधित है, या मिलान करो से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सी काव्य है, सु इतिहास है, ली संस्कार और शिष्टाचार है। और युच है गान, यानी गाने से संबंधित है, वो किस में है? युच में। ई में है परिवर्तन। और चुवन ची एन शिशिर और बसंत वृतांत किस में मिलता है? चुवन ची एन में। 6 सडाडू ग्रंथ या 6 आर्स ग्रंथ हैं। सी काव्य से संबंधित, सु इतिहास से संबंधित, ली संस्कार और शिष्टाचार से संबंधित, यूचू गान से संबंधित, ई है परिवर्तन से संबंधित, और चुवन ची एन है शिशिर और बसंत, जो अपनी ऋतु होती है उसका वृत्तांत किस में मिलता है? चुवन चियन में। या तो सीधा पूछ लेगा या मिलान करो से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपने को ये पता होना चाहिए। उसके बाद में नीचे दे रखा है इसमें व्याख्या में, चीनी जो धर्म ग्रंथ हैं, चीनी धर्म ग्रंथों को सामान्यतः चिंग कहा जाता है। सीधा सा पूछ ले कि चिंग क्या है, तो चीनी धर्म ग्रंथ है, उनको क्या कहते हैं? चिंग। इन ग्रंथों का जो संकलन है चाउ काल में कन्फ्यूशियस ने किया था। किसने किया था? कन्फ्यूशियस ने किया था। संकलन किया था, न कि रचना। कन्फ्यूशियस द्वारा कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया था। चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है। सीधा सा पूछ लेगा कि इतिहासकारों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, क्योंकि जो विश्व इतिहास है उसमें जो सभ्यताएं हैं, रोम की है, मिस्र की है, चीन की है, यूनान की है, इस कारण मिक्सअप हो जाएगा। और भारतीय इतिहास की बात करें तो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी है। तो सीधा पूछ लेगा कि इतिहासकारों का स्वर्ग किसे कहा गया है, तो चीन को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, किसने 100 भागों में चीन का इतिहास लिखा? कितने भागों में लिखा है? 100 भागों में। 100 भागों में चीन का इतिहास किसने लिखा? पन चियाओ और उसकी पुत्री पन चाओ। पन चियाओ और उसकी पुत्री पन चाओ ने 100 भागों में क्या लिखा है? चीन का इतिहास लिखा है। फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 3, ली पाइपो कौन था? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ली पाइपो कौन था? चीन का सबसे बड़ा कवि। सीधा पूछ ले चीन का सबसे बड़ा कवि कौन था, तो ली पाइपो क्या है? चीन का सबसे बड़ा कवि था। बांस की खपचियों पर साहित्य की रचना किस सभ्यता से संबंधित है? ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बांस की खपचियों पर साहित्य की रचना किस सभ्यता की देन है या किस सभ्यता से संबंधित है, तो चीन की सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, प्राचीन ग्रंथ यिन चीन, क्या नाम है प्राचीन ग्रंथ का? यही चीन और सु चीन किस से संबंधित है? तो ये चीन है जो परिवर्तन के नियम है, और सु चीन में पुस्तकों के नियम है। पुस्तकों के नियम किसमें? सु चीन में, यही चीन में परिवर्तन के नियम है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, चीन में प्रस्तर मूर्ति कला कब शुरू हुई? पत्थर की मूर्तियां बनाना
कब शुरू हुआ चीन में? वाई वंश का के समय या वाई वंश के काल में कौन सी मूर्तियां बनने लगी थी? प्रस्तर की मूर्ति या मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी। सम्राट वेनचेन के समय। वंश तो कौन सा था? वाई वंश। इस समय सम्राट कौन था? वेनचेन। ताई आन ताओ, क्या नाम आया है? ताई आन ताओ साहित्यकार, चित्रकार व मूर्तिकार था वाई वंश के समय। साहित्यकार भी था, चित्रकार भी था और मूर्तिकार भी था। किस समय? वाई वंश के समय। और प्रस्तर मूर्ति कला की शुरुआत भी किस समय? वाई वंश के समय। सम्राट कौन था? वेनचेन। ताई आन ताओ कौन है? साहित्यकार भी है, चित्रकार भी है और मूर्तिकार भी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, ई चूहे और लुंगमेन। ई चूहे और लुंगमेन या लुंगमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? नागद्वार नामक गुफा मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया? ये दोनों क्या है? गुफा है जहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है। एक का नाम तो है ई चूहे, दूसरा लुंगमेन या इसे बोल देते हैं नागद्वार। इन दोनों गुफाओं का जो निर्माण करवाया था वो वाई सम्राट यानी वाई वंश के सम्राट ही आओ वैन द्वारा करवाया गया। ही आओ वैन, कौन सा आओ? ही आओ। और क्या करो? ई चूहे और लुंगमेन नामक गुफा मूर्तियों का निर्माण करवाओ। कौन से वंश का है? वाई वंश का है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8, 1000 मूर्तियों का समूह है कहाँ से प्राप्त हुआ है? कितनी मूर्तियां हैं? 1000। तो ये जो समूह है कहाँ से प्राप्त हुआ है? यून कांग पर्वत से। कौन से पर्वत से? यून कांग पर्वत से। कितनी मूर्तियां? 1000 मूर्तियों का समूह है। और इनका निर्माण भी किस समय हुआ? वाई वंश के समय। लगभग वाई वंश का जो समय है 368 ईस्वी से 550 ईस्वी। इस समय इसका निर्माण करवाया गया। कहाँ पे? यूनकांग पर्वत पे। वाई राजवंश की राजधानी पिंगचेन से लगभग 10 मील की दूरी पर स्थित है। कौन सा पर्वत है? यूनकांग पर्वत। और यहाँ से क्या मिली है? 1000 मूर्तियों का समूह मिला है। और आपसे पूछ ले वाई वंश की राजधानी कौन सी है? पिंगचेन। वाई वंश का शासनकाल क्या है? 368 ईस्वी से 550 ईस्वी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, ई चूहे के उत्तर में 3 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? ई चूहे क्या है? ये भी एक गुफा है, मूर्ति गुफा। वाई वंश के समय इसका निर्माण हुआ था। इसके उत्तर में 3 गुफाएं और बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये वाई वंश के समय नहीं, तांग वंश के समय। तो तांग सम्राट ताई तत्सुंग, क्या नाम है? ताई तत्सुंग के समय ताई नामक सामंत ने किसका निर्माण करवाया था? इन 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे है? ई चूहे गुफा के उत्तर में स्थित है। सामंत था ताई तत्सुंग का, जिसका नाम भी क्या था? ताई था। इसी ने इस 3 गुफाओं का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सी गुफा सहस्त्र बुद्ध गुफा के नाम से प्रसिद्ध है? क्या नाम है? सहस्त्र बुद्ध गुफा। तो उस गुफा का नाम है तुंग हुआंग। कौन सी गुफा है? तुंग हुआंग गुफा को क्या कहा जाता है? सहस्त्र बुद्ध गुफा। इन गुफाओं में महात्मा बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं हैं। कितनी प्रतिमाएं हैं? 1000 प्रतिमाएं। किसकी? महात्मा बुद्ध की। इसलिए इसको क्या कह दिया? सहस्त्र बुद्ध गुफा, यानी 1000 बुद्ध। प्रश्न संख्या 11 है, शाश्वत शांति मठ। कौन सा मठ है? शाश्वत शांति मठ का निर्माण कब और किसने करवाया? तो शाश्वत शांति मठ का निर्माण होता है 516 ईस्वी में वाई वंश के समय एक सम्राज्ञी द्वारा। और यह 9 मंजिला लकड़ी का विशाल स्तूप है। जो शाश्वत शांति मठ है, ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। किस से बना है? लकड़ी से बना एक विशाल स्तूप है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 फीट। और 100 फीट को चीनी भाषा में एक इकाई है चांग। तो कितने चांग हैं? 90 चांग है।
और फिट में पूछे तो कितने हैं, 100 फिट है। कितने मंजिला है, 9 मंजिला। क्या है, शाश्वत शांति मठ, जो क्या एक विशाल स्तूप है। 516 ईस्वी में वायु वंश के एक सम्राज्ञी ने करवाया था इसका निर्माण। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12, शयन करते हुए बुद्ध का मंदिर कहाँ पर स्थित है, यानी सोए हुए बुद्ध, लेटे हुए बुद्ध, शयन अवस्था में बुद्ध, पैगोडा कहाँ पर है, पेकिंग में है। कौन से स्थान पर, पेकिंग में। और फर्ग्यूसन ने इसे चीन की सर्वोत्तम वास्तु कलाकृति कहा है। सीधा प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से किस कलाकृति को फर्ग्यूसन ने चीन की सर्वोत्तम कलाकृति कहा है। तो शयन करते हुए बुद्ध मंदिर या पैगोडा को क्या कहा गया है, सर्वोत्तम वास्तु कलाकृति। कहाँ पे है, पेकिंग में है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13, राजकीय धर्माचार्य, कौन से धर्माचार्य, राजकीय, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था उईमाला कीर्मी। क्या नाम था, उईमाला कीर्मी, जो राजकीय धर्माचार्य था। का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। सीधा पूछ रहे, राजकीय धर्माचार्य का चित्र किसने बनाया। तो हान वंश के प्रसिद्ध चित्रकार कुनाई ची है, चीन के प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन से वंश के, हान वंश के। कौन सा चित्र बनाया है, राजकीय धर्माचार्य का। राजकीय धर्माचार्य कौन है, बौद्ध भिक्षु है। क्या नाम है उनका, उईमाला कीर्मी। किसने बनाया चित्र, कुनाही चिहे ने। कौन से वंश से संबंधित है, हान वंश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 14, कौन से चित्रकार बुद्ध के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन से चित्रकार किसके चित्र, बुद्ध के चित्र बनाने के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो इनमें एक तो नाम है कुओ तान वाई। क्या नाम है, कुओ तान वाई, कुओ तान वाई। और दूसरा है कुओ हातो। क्या नाम है, कुओ तान वाई और कुओ हातो। किस लिए प्रसिद्ध है, बुद्ध के चित्र बनाने के लिए दोनों क्या है, प्रसिद्ध है। बौद्ध चित्रकारों ने सर्वाधिक प्रसिद्ध वू ताओ तुजे, बौद्ध चित्रकारों में भी सबसे प्रसिद्ध कौन है, वू ताओ तुजे है। चीन के किस राजवंश के समय चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। चीन के किस राजवंश के समय चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तो तांग राजवंश के समय क्या है, सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ। इसे चित्रकला का अद्वितीय काल भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16, चीन की संसार को देन, चीन ने संसार को क्या क्या दिया है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है बारूद। उसके बाद में कुतुब नुमा, या इसे अपने बोल देते हैं दिशा सूचक यंत्र या पेंसिल, चाय, रेशम, कागज, छापाखाना, कागजी मुद्रा, रुपए यानी कागज के रुपए, ताश के पत्ते। प्रारंभ में रेशम से कागज तैयार करते थे, यानी पहले जो कागज तैयार करते थे किससे करते थे, रेशम से तैयार करते थे। बाद में बांस से कागज बनाने की विधि खोजी थी। बांस पर साहित्य खपचियों पर भी किसने लिखा, चीनी सभ्यता की देन है। इसके अलावा पंचक्की, जल घड़ी, छाता, चप्पलें, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीन में सप्ताह 10 दिन का होता था पहले। सप्ताह कितने दिन का होता था, 10 दिन का। रेशम के कीड़े पालने की विधि भी किसकी देन है, चीनी लोगों की देन है। लकड़ी पर लाख की रंगाई व चित्रकारी भी किसकी देन है, चीन की देन है। पहिए वाली गाड़ी भी किसकी देन है, चीन की देन है। तो ये मुख्यतः चीन की देन है। सबसे पहले था बारूद, फिर कुतुबनुमा, दिशा सूचक यंत्र, पेंसिल, चाय, रेशम, कागज, छापाखाना, कागज है तो कागजी मुद्रा। कागज बना तो ताश के पत्ते भी किससे बने होते हैं, कागज से, तो ताश के पत्ते। फिर रेशम से कागज पहले तैयार होता था, बाद में किससे तैयार होने लगा, बांस से कागज तैयार करने लगे। इसके अलावा पंचक्की, जल घड़ी, छाता और चप्पलें, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीन में सप्ताह पहले कितने दिनों का होता था, 10 दिनों का। रेशम के कीड़े पालने की विधि भी किसकी देन है, चीन की। लकड़ी पर लाख की रंगाई व चित्रकारी भी किसकी देन है, चीन की। पहिए वाली गाड़ी भी किसकी देन है, चीन की देन है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17,
17 है तियेन क्या है, ध्यान रखना। तियेन सीधा पूछ लेगा विश्व आत्मा किसे कहा जाता है, विश्व आत्मा को क्या कहते हैं, तियेन। सभी लोगों में सामंजस्य और सहयोग का काम करने वाली जो विश्व आत्मा है उसे क्या कहते हैं, तियेन। इसे ही सांगटी के नाम से भी पुकारा जाता है। तियेन को क्या कहते हैं, सांगटी। सांग वंश का प्रमुख देवता भी किसे कहते हैं, तियेन को ही माना जाता है। सबसे पहले तियेन क्या है, एक विश्व आत्मा है। इसका दूसरा नाम क्या है, सांगटी। सांगटी क्यों है, सांग वंश का प्रमुख देवता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सांगटी। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तियेन क्या है या विश्व आत्मा किसे कहते हैं चीन में, तो तियेन को। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है अच्छी फसल व वर्षा के लिए किसकी पूजा की जाती थी। अच्छी फसल के लिए किसकी होती है, कृषि की देवी। और कृषि की देवी कौन है, सी की। कृषि की देवी का नाम है सी और इसकी क्या होती थी, पूजा। और चाउ वंश के समय सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। कौन से वंश के समय होती थी पूजा सबसे ज़्यादा, सी देवी की, चाउ वंश के समय। दो किसकी देवी है, कृषि की देवी है। क्यों करते थे, अच्छी फसल और वर्षा के लिए सी की पूजा की जाती थी। प्रश्न संख्या 19, चीन के लोगों ने सर्वोच्च देवता के रूप में किसे मान्यता दी। वो तो किसकी देवी थी, कृषि की। अब सर्वोच्च देवता किसे माना, आकाश को या तियेन। तियेन क्या है, अपने पहले पढ़ा था, विश्व आत्मा, या इसे क्या कहते हैं, सांगटी। यह किस वंश के प्रमुख देवता है, सांग वंश के। और तियेन का अर्थ क्या होता है, आकाश। चीनी लोग आकाश को एग या योग तथा पृथ्वी को यिन कहते थे। आकाश को क्या कहते थे, एग या योग, और पृथ्वी को क्या कहते थे, यिन। पूर्वज पूजा भी यहाँ पे क्या थी, प्रचलित थी। यानी चीनी लोग जो थे, चीनी सभ्यता के लोग, वो अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा की जाती थी, यानी प्रकृति प्रेमी भी थे। जैसे वायु, वृक्ष, दैत्य और सूर्य, सर्प पूजा भी क्या थी, प्रचलित थी। ये सब प्रकृति से संबंधित है, वायु, वृक्ष, सर्प, दैत्य। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है बौद्ध धर्म के चीन में प्रवेश के विषय में प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ से मिलता है। यानी हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि चीन में बौद्ध धर्म प्रवेश किया। पहली बार इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, यू हुआन द्वारा 239 से 65 ईस्वी के दौरान लिखित वाई लियाओ, क्या लियाओ, वाई लियाओ ग्रंथ से। क्या लियाओ, वाई लियाओ ग्रंथ से हमें किसकी जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है कि ये चीन में प्रवेश किया। पहली बार ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म का, कौन से ग्रंथ में, वाई लियाओ ग्रंथ में मिलता है। किसके द्वारा लिखे थे वाई लियाओ ग्रंथ, यू हुनान के द्वारा। किस समय में, 239 से 65 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। बौद्ध धर्म के माध्यम से चीन और भारत के बीच संपर्क सर्वप्रथम सम्राट मिंगटी के समय 64 ईस्वी से माना जाता है। यानी बौद्ध धर्म के माध्यम से ही चीन और भारत के बीच में क्या हुआ, संपर्क हुआ। और किसके समय हुआ, तो चीन के सम्राट मिंगटी के समय 64 ईस्वी में भारत का क्या हुआ, चीन के साथ संपर्क हुआ। और मिंगटी किस वंश के से संबंधित थे, हान वंश से संबंधित थे। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 21, चीन के किस सम्राट के समय लोयांग नगर के पश्चिम द्वार के बाहर श्वेताश्व मठ पाई मा सुजो, चीनी भाषा में क्या कहा गया इसे, पाई मा सुजो का निर्माण किया गया। अब ये जो आप भारतीय इतिहास में पढ़ोगे कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, तो उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा श्वेताश्व मठ, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसे चीनी भाषा में क्या कहा गया है, पाई मा सुजो। और चीन के किस सम्राट के समय, लोयांग नगर के पश्चिम के द्वार के बाहर बना हुआ है। तो किस सम्राट के समय बना था, हान वंश के सम्राट मिंगटी, जिसके समय चीन और भारत का क्या हुआ, संपर्क हुआ। फिर इसने भारत से कुछ बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया, जैसे भारतीय बौद्ध भिक्षु काश्यप मातंग, या चीनी भाषा में इन्हें कहा गया है किया ये मोतान। अपने याद रखो, काश्यप मातंग।
और धर्म रक्षित चूफालान के निवास के लिए बनाया गया था श्वेताश्व मठ। इनको भारत से बुलाया था मिंगटी ने। वो किसके लिए? बौद्ध भिक्षु थे दोनों, बौद्ध धर्म के लिए। और ये जो श्वेताश्व मठ है कहाँ बना है? लोयांग नगर के पश्चिमी द्वार के बाहर बना हुआ है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, किसने संस्कृत ग्रंथ द्विचत्वारिशत, क्या नाम है संस्कृत ग्रंथ का? द्विचत्वारिशत 42 परिच्छेदीय सूत्र, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? 42 परिच्छेदीय सूत्र, या संस्कृत में क्या नाम है? द्विचत्वारिशत का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया था बौद्ध भिक्षु काश्यप मातंग ने, जो मिंग टी के समय चीन में गए थे। इनके निवास के लिए श्वेताश्वेत मठ बनाया गया था लोयांग नगर के पश्चिमी द्वार के बाहर। और इन्होंने कौन से संस्कृत ग्रंथ की? द्विचत्वारिशत या 42 परिच्छेदीय सूत्र का किस भाषा में अनुवाद किया? चीनी भाषा में। भारत से चीन आने वाला प्रथम ग्रंथ भी कौन सा था? द्विचत्वारिशत था। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 23। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए चीन के प्रमुख दार्शनिक कौन थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में पैदा होने वाले दार्शनिकों की बात करें तो इनमें एक तो था कन्फ्यूशियस, दूसरा था मोत्जू, तीसरा लाओ त्से, चौथा मेंशियस और पांचवा सुंतजू। और इनमें जो प्रसिद्ध है कन्फ्यूशियस और लाओ त्से बहुत ही प्रसिद्ध है। 5 दार्शनिक हुए, इनमें सबसे पहले कन्फ्यूशियस, फिर मोत्जू, फिर लाओ त्से, फिर मेंशियस, फिर सुंतजू। ये 5 दार्शनिक कब हुए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 24। कन्फ्यूशियस का जन्म कब हुआ? कन्फ्यूशियस का जन्म कब हुआ? 551 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ? ली राज्य में। इसे चीनी भाषा में कुंगजू अथवा ऋषि कुंग भी कहा जाता है। किसे? कन्फ्यूशियस को चीनी भाषा में कुंगजू या ऋषि कुंग भी कहते हैं। जन्म कब हुआ है? 551 ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ है? ली राज्य में। क्या है ये? एक चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक है। एक बात ध्यान में रखना, कन्फ्यूशियस ने स्वयं ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25। किसका जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष कन्फ्यूशियस की मृत्यु हुई थी? यानी जिस वर्ष में कन्फ्यूशियस की मृत्यु हुई उस वर्ष किस चीन के दार्शनिक का जन्म हुआ? तो मोत्जू या मोती, मोत्जू या मोती का जन्म कब हुआ? जिस वर्ष कन्फ्यूशियस की मृत्यु हुई। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26। चीन में ताओवाद का प्रतिपादक कौन था? ताओवाद का प्रतिपादक था लाओ त्से। लाओ त्से का प्रारंभिक नाम था एहल, उपनाम था तन, उपाधि थी इसकी लाओ त्से, पुराना आचार्य अथवा वृहद गुरु। लाओ त्से का अर्थ होता है पुराना आचार्य अथवा वृहद गुरु। यानी ताओवाद किसने चलाया चीन में? लाओ त्से ने। लाओ त्से का प्रारंभिक नाम क्या था? एहल, उपनाम इसका क्या था? तन। लाओ त्से का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना आचार्य या वृहद गुरु या बूढ़ा गुरु। कन्फ्यूशियस का समकालीन था ये भी। लाओ त्से राजकीय अभिलेखागार का अध्यक्ष व प्रमुख इतिहासकार था। एक तो ये राजकीय अभिलेखागार का अध्यक्ष भी था, दूसरी बात ये प्रमुख इतिहासकार भी था। कन्फ्यूशियस ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, जबकि लाओ त्से ने लाओ ते चिंग मार्ग और गुण नामक ग्रंथ लिखा था। लाओ त्से ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लाओ ते चिंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मार्ग और गुण। प्रश्न संख्या 27। फाचिया या विधिवादी संप्रदाय क्या नाम है? या तो इसको बोल दिया फाचिया, जैसे ताओवाद किसने चलाया? लाओ त्से ने। उसी प्रकार फाचिया या विधिवादी संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? तो हान फेई तज्जू। कौन थे? हान फेई तज्जू। किस संप्रदाय से संबंधित है? फाचिया या विधिवादी संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 28। चिकित्सा ग्रंथ चे चान पिंग
पी याओ का फा। अब चिकित्सा का ग्रंथ है चे चान पिंग पी याओ फा। या रोगोपचार पद्धति की रचना किसने की? तो चीनी बौद्ध सामंत किंग सेंग। कौन थे? किंग सेंग। सीधा पूछ ले कि रोगोपचार पद्धति की रचना किसने की? किंग सेंग। चीनी नाम है इसका चेन चान पिंग पियाओ फा। आपको इतना जरूर याद रखना है, रोगोपचार पद्धति की रचना किसने की है? किंग सेन ने। इसके अलावा एक्यूपेंचर जो पद्धति है वो भी किसकी देन है? चीन की देन है। प्रश्न संख्या 29, काष्ठ के उत्कीर्ण ठप्पों की छपाई विधि से मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं उनकी छपाई विधि से मुद्रित प्रिंटेड पहली पुस्तक कौन सी थी? तो उस पुस्तक का नाम था वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्या नाम था? वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ये संसार की सबसे पहली मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। और ये कब मुद्रित हुई? 868 ईस्वी में। यह पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र को। काष्ठ के उत्कीर्ण ठप्पों की विधि भारत से चीन पहुंची थी। कहाँ से पहुंची थी? भारत से चीन। किस काल में? सुई काल में। सुई काल का समय क्या है? 590 से 617 ईस्वी। यानी वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र किससे छपी हुई है? काष्ठ के उत्कीर्ण ठप्पों से। कब मुद्रित हुई? 868 में। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और जो ठप्पों की विधि है काष्ठ के ठप्पों की, कहाँ से? भारत से। कहाँ पहुंची? चीन। किस काल में पहुंची? सुई काल में। कब पहुंची? 590 से 617 ईस्वी के बीच। ये किसका समय है? सुई काल का समय है, सुई राजवंश का। प्रश्न संख्या 30, चीन पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। कई बार सीधा पूछ लेगा कि चीन में शासन करने वाले राजवंशों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो या क्रम बताओ, कौन सा क्रम सही है? तो अपने को ध्यान में रखना है, सबसे पहले कौन सा राजवंश आया था? शिया राजवंश। फिर कौन सा आया? सांग राजवंश। फिर चाओ राजवंश। फिर चिन राजवंश। और फिर हान राजवंश। इन प्रमुख 5 राजवंशों ने किस पे शासन किया है? चीन पे। सबसे पहले शिया, फिर सांग, फिर चाओ, फिर चिन और फिर हान। इसके साथ आपका चीन की सभ्यता से संबंधित जो अपना टॉपिक था वो पूर्ण हो चुका है। अब इसके बाद अपने अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिस्र की सभ्यता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।